नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि हमें आईबीएस कैसे हुआ। वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूं। यदि आप इस वीडियो को अपनी मनपसंद भाषा के सबटाइटल्स में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के ऊपर दाहिने साइड में सीसी बटन है। सीसी बटन को 2 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे। नीचे एक ऑप्शन आएगा, उसमें आप अपने मनपसंद भाषा को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने मनपसंद भाषा में सबटाइटल्स के साथ इस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आपको सबटाइटल्स कभी भी बंद करना हो तो आप सीसी बटन को अगेन प्रेस कर देंगे तो सबटाइटल्स बंद हो जाएगा। धन्यवाद। तो मुझे आईबीएस कैसे हुआ, यह वीडियो मैं अपने आईबीएस बीमारी को ठीक करने के 3 साल बाद बना रहा हूँ। तो आईबीएस से रिलेटेड जो मेरे अनुभव रहे हैं और जब से मैंने अपना पहला वीडियो आईबीएस पे डाला है तो बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद जो अनुभव मिला है उन सभी अनुभवों को मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। इस वीडियो में मैं एक ऐसे सीक्रेट की बात करूँगा जो अगर मैं नहीं जानता तो आज भी मैं आईबीएस पेशेंट बना ही रहता। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि मुझे आईबीएस कैसे हुआ। यह बात अक्टूबर 2019 की है, जब मुझे रात को 2 बजे मेरे दांत में दर्द होना शुरू हुआ और उस दौरान मैं ड्यूटी में था और जैसे जैसे समय बीतता गया मेरे दांत में दर्द बढ़ता गया और जैसे ही मैं रूम पे आया अपने तो मैंने जो भी होम रेमेडीज़ हैं सारे ट्राई कर लिए, लेकिन मेरे दांत के दर्द में आराम मुझे नहीं मिला। तो मैं सुबह 9 और 10 बजे के बीच डेंटिस्ट से मिलने गया। डेंटिस्ट ने मेरे दांत को देखा और दांत को देखकर उसने बोला कि इस दांत में अभी कुछ प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। उसने मुझे कुछ पेन किलर दिए खाने के लिए। वो बोला 2 दिन की दवा है, इसको खाइए, अगर ये दांत में दर्द में आराम मिल जाए तो मत आइएगा, अगर दांत के दर्द में आराम ना मिले तो 2 दिन के बाद फिर आप मेरे क्लिनिक पे आइएगा। क्योंकि मेरे दांत में दर्द बहुत ज़्यादा था तो मैं उस समय बहुत कुछ खाया पिया नहीं था और जैसे ही मैंने पेन किलर लिया तो डॉक्टर से पूछने के बाद मैंने वो पेन किलर खा लिया, क्योंकि मैं कुछ भी खाया पिया नहीं था। और शायद दोस्तों यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि मैं बिना कुछ खाए पिए ही पेन किलर खा लिया था। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ जो मैंने गलती किया है, आपके साथ शेयर करता हूँ कि कभी भी पेन किलर या एंटीबायोटिक दवाइयाँ गलती से भी खाली पेट नहीं लेना चाहिए। यदि आपने इन दवाइयों का खाली पेट लिया तो हो सकता है कि ये दवाइयाँ आपके आंतों में घाव कर सकती हैं। तो मेरे से ये गलती हो गई थी, क्योंकि मेरे दांत में दर्द ज़्यादा था इसलिए मैंने ये पेन किलर उसी समय खा लिया। दवा खाने के 5 से 10 मिनट बाद तो मेरे दांत में दर्द में आराम मिल गया था और मैं उस दवा के साथ अपने घर आ गया। और आने के बाद मैं खाना वाना खाया तो उसके बाद से फिर से दांत में दर्द मेरा स्टार्ट हो गया था और फिर मैं थोड़ी देर बाद पेन किलर दवा जो खा लिया और 2 दिन के बाद भी पेन किलर दवा से मुझे आराम नहीं मिला। तो फिर मैं डेंटिस्ट के पास जाके मिला और डेंटिस्ट को मैंने अपने दांत को फिर से दिखाया तो उन्होंने देखा और बोला कि आपके दांत के नीचे सड़न हो रही है, इसके लिए आरसीटी करनी पड़ेगी। जो लोग आरसीटी के बारे में जानते हैं उनको पता होगा कि आरसीटी एक 10 से 15 दिन का प्रोसेस होता है और इसमें क्या होता है, दांतों की जड़ों पर ट्रीटमेंट किया जाता है और ये 10 से 15 दिन तक आपको एंटीबायोटिक दवाइयों के साथ कुछ और दवाइयाँ दी जाती है खाने के लिए, वो आपको खाने पड़ते हैं। और मैंने भी खाया और मेरी आरसीटी कंप्लीट हुई और कंप्लीट होने के बाद मेरे दांत में जो भी प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई। लेकिन मेरे पेट में एक नई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। वो प्रॉब्लम ये होती थी कि जब भी मैं खाना खाता था, खाना खाने के आधे घंटे बाद मेरे लेफ़्ट साइड में रिब के नीचे, यहाँ पे ये रिब है, रिब के नीचे यहाँ पे एक पल्स चलती थी। वो पल्स की वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता था, लेकिन मैं उसको अवॉइड करता था। मुझे लगता था नॉर्मल है,
और मैं उसको लेके सीरियस नहीं था। इस डिस्कम्फर्ट की वजह से मैं पेट से संबंधित बीमारियों का यूट्यूब पे वीडियो देखना शुरू किया, जो और यहीं से असली खेल शुरू हुआ, जो कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। यूट्यूब के वीडियो देखने के बाद मुझे कुछ लोगों का सुझाव मिला कि अगर पेट में कोई भी बीमारी है तो आप खाना खाने से पहले कुछ कच्ची चीज़ें खाइए, फिर उसके बाद खाना खाइए, और ऐसा सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम करिए। कुछ लोगों ने बताया कि 16 घंटे का व्रत रखिए तो आपके पेट में कोई भी बीमारी होगी ख़त्म हो जाएगी। कुछ लोगों ने बताया पानी का एनिमा लीजिए, और कुछ लोगों ने बताया कि ठंडा गर्म पट्टी बांधिए। ये सब वीडियो देख के मैंने अपने ऊपर ट्राई किया और मैं अपने आप को और बीमार कर लिया, और मेरी प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ने लगी। लेकिन मैं यूट्यूब पर वीडियो देखना नहीं छोड़ रहा था। मुझे लगता था कि यूट्यूब के वीडियो से मैं अपनी पेट की बीमारी को ख़त्म कर लूँगा, लेकिन यह मेरे ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा भूल था कि यूट्यूब के वीडियो के सहारे मैं अपनी पेट की बीमारी को ठीक करने के बजाय और बीमारी को बढ़ा लिया था। यूट्यूब पर वीडियो देखकर मैंने अपनी नाभि सेट करवाने के लिए कम से कम 150 किलोमीटर एक आदमी के पास 2 से 3 बार गया, और यूट्यूब के वीडियो देखकर ही मैं 2 से 3 महीने साइकेट्रिक की दवा खाई। लेकिन दोस्तों, आज मैं आईबीएस से पूरी तरह से ठीक हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस बीमारी में साइकेट्रिक दवा का कोई भी रोल नहीं है। हाँ, साइकेट्रिक की दवा से आपकी बीमारी कंट्रोल तो हो सकती है, लेकिन आपकी बीमारी पूरी तरह से क्योर नहीं होगी। एक्यूप्रेशर चिकित्सा जानने के बाद मैंने जाना कि जब कोई बीमारी हमारे शरीर में ज़्यादा दिन तक रहती है तो वह बीमारी हमारे मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। जैसे यदि आपको बुखार हो और बुखार की दवा आप ठीक से नहीं करेंगे तो वह बुखार दिमागी बुखार हो जाएगा। सेम ऐसे ही आईबीएस के केस में जब लोगों को आईबीएस बहुत दिनों तक रह जाता है तो लोगों को लगता है आईबीएस की बीमारी पेट की बीमारी नहीं है, बल्कि यह दिमाग की बीमारी है, और वह साइकेट्रिक की दवा लेना शुरू कर देता है। दोस्तों, मैंने भी 2 से 3 महीने साइकेट्रिक की दवा खाई थी, और मैंने देखा कि साइकेट्रिक की दवा से आपको नींद बहुत अच्छी आती है। एक्चुअली में जो आईबीएस के पेशेंट हैं, जब उनकी बीमारी पुरानी हो जाती है तो उनको नींद नहीं आती, और साइकेट्रिक की दवा से एक सबसे बड़ा आराम मिलता है कि उसको गहरी नींद आना शुरू हो जाता है, और पेशेंट ये सोचता है कि मुझे आराम मिल रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, आईबीएस की बीमारी दिमागी बीमारी नहीं है, ये पूर्णतः पेट की बीमारी है। आईबीएस की बीमारी के दौरान मेरे कम से कम 3 से 4 लाख रुपए खर्च हुए, और इस बीमारी के साथ मेरे घर और परिवार के लोग जो परेशान हुए उसका कोई हिसाब नहीं है। आज मैं आईबीएस से पूरी तरह से ठीक हूँ, और मैं अपने अनुभव से और बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद जो मुझे समझ में आया है कि आईबीएस होने की जो वजह है वह मुख्यतः 3 वजह है। पहली वजह है, जो व्यक्ति पेन किलर या एंटीबायोटिक दवाइयाँ बहुत ज़्यादा दिनों तक सेवन करते हैं उनको आईबीएस हो सकता है। दूसरी वजह यह है, जो व्यक्ति दूषित खाना खाते हैं, जैसे कि बासी खाना खाएं, और कुछ व्यक्ति अधपका मीट खा लेते हैं, और कुछ व्यक्ति सड़ी हुई चीज़ें खा लेते हैं, तो उनको भी आईबीएस होने की संभावना है। और तीसरी जो वजह समझ में आई, जो व्यक्ति दूषित पानी पी लेते हैं उनको भी आईबीएस हो सकता है। और यह 3 वजह मैं अपने अनुभव और बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद जाना कि आईबीएस मुख्यतः 3 वजहों से होती है। और आईबीएस की बीमारी में हमारे आंतों के निचली परत में इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ पर सूजन हो जाती है, जो कि किसी भी मेडिकल जांच में आता नहीं है। अभी तक आईबीएस का कोई भी टेस्ट नहीं है मेडिकल साइंस के पास। देयर इज़ नो टेस्ट ऑफ आईबीएस।
यदि इस बीमारी का इलाज सही समय पर न किया जाए तो यह बीमारी गंभीर बीमारी के रूप में परिवर्तित हो सकती है। दोस्तों, अब बात करेंगे उस सीक्रेट बात की। यदि उस बात को मैं नहीं जानता तो मैं आज भी IBS पेशेंट बना रहता। वह बात है ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी। मतलब आपको हमेशा अपने शरीर का सुनना है, ना कि किसी यूट्यूबर का, ना कि किसी डॉक्टर का। हमारा शरीर हमें हमेशा इंडिकेशन देता रहता है। जब हम कोई दवा खाते हैं या खाना खाते हैं तो वो इंडिकेशन के रूप में बताता है कि वह दवा मुझे फ़ायदा कर रही है या नुकसान कर रही है, यह खाना मुझे फ़ायदा कर रहा है या नुकसान कर रहा है। इसी चीज़ को आपको पकड़ के रखना है, क्योंकि IBS के बारे में हर आदमी का अलग अलग खान पान रहता है और हर आदमी अलग अलग सुझाव देता है। तो वो व्यक्ति ही इस बीमारी से मुक्त हो पाएगा जो हमेशा अपने शरीर का सुनेगा। और इस बीमारी से पूरी तरह ठीक होना पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो बीमार व्यक्ति है वही इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। दूसरा कोई भी डॉक्टर या यूट्यूबर उसको ठीक नहीं कर सकता है। आपको ही अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आपको खाने और पीने में हमेशा स्वच्छता सफाई का ध्यान देना पड़ेगा। IBS की बीमारी में पेट फूलना, पेट में दर्द होना, गैस बनना, कब्ज होना, लूज मोशन होना, ये तो शुरुआती लक्षण है। लेकिन जब ये बीमारी पुरानी हो जाती है तो उस पेशेंट को मल के साथ आंव आना शुरू हो जाता है, उस पेशेंट को भूख लगना बंद हो जाती है, उस पेशेंट को नींद नहीं आती है, उस पेशेंट का वज़न बहुत तेज़ी से घटने लगता है। IBS जब क्रॉनिक हो जाता है तो व्यक्ति बूढ़ा दिखने लगता है और वह डिप्रेशन में चला जाता है। मतलब वह दुखी दुखी सा रहने लगता है, उसको एंजाइटी होती है। और जब IBS की बीमारी क्रॉनिक हो जाती है तो व्यक्ति का ध्यान हमेशा पेट पे ही लगा रहता है, वह किसी भी काम में मन नहीं लगता है। यदि IBS की बीमारी का इलाज सही समय पर न किया जाए तो यह बीमारी एक गंभीर बीमारी के रूप में परिवर्तित हो सकती है। दोस्तों, मैं एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ। अगले वीडियो में मैं उस एक्यूप्रेशर पॉइंट की बात करूँगा जिससे मेरा IBS रातों रात कंट्रोल में आ गया था, और वह वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर के लिए रहेगा। तो यदि आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर ही देख पाएंगे। दूसरी चीज़, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, और इस वीडियो से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर दूंगा। यदि आप IBS या पेट से संबंधित किसी गंभीर बीमारी से बहुत दिनों से परेशान हैं और आप मेरी सहायता लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल ID है mauryabrijesh.2009@redditmail.com। इस मेल ID पे आप अपने Gmail के मेल ID से भी मेल कर सकते हैं। कुछ लोगों का प्रश्न था कि मेरे पास Gmail ID ही है, मैं रेडिट में मेल कर पाऊँगा कि नहीं, तो आप Gmail के अकाउंट से भी इस मेल ID पर मेल कर सकते हैं। और आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है +918299238396। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।